इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो। वैम्पायर, ये वो शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में डर से ज्यादा रोमांच पैदा होता है। इसका कारण शायद इतनी सारी फिल्में और किताबें हैं जो इस एक विषय पर लिखी गई हैं। हालांकि उन सब में एक बात है जो बिल्कुल एक जैसी है, वो है काउंट ड्रैकुला। ये वो चरित्र है जिसका जिक्र पहली बार ब्रैम स्टोकर की नॉवेल ड्रैकुला में आता है। यह किताब 1897 में पब्लिश हुई थी और तब से लेकर आज तक इस किताब के ऊपर आधिकारिक या अनाधिकारिक तौर पर 217 फिल्में बन चुकी हैं, जो कि किसी भी किताब या उपन्यास पर बनी दूसरी सबसे ज्यादा फिल्में हैं। आज के पॉप कल्चर में आपको वैम्पायर्स के बारे में जो भी पढ़ने, सुनने या देखने को मिलता है, उसका संबंध कहीं ना कहीं इस किताब से जरूर है। हालांकि ब्रैम स्टोकर जिन्होंने ये किताब लिखी थी, उनके मुताबिक ये सब काल्पनिक है, मगर पूर्वी यूरोप के देश जैसे कि बल्गेरिया, लिथुआनिया, ट्रांसिल्वेनिया, चेक, बेलारूस आदि में इसी तरह की मान्यताएं आज भी आम लोगों के बीच पाई जाती हैं। वहां वैम्पायर या इंसान का खून पीने वालों को वैम्पायर नहीं बल्कि अनडेड कहा जाता है, जिसका सही मतलब है जो मरकर भी जिंदा हो गया हो। वो लोग आज भी मरे हुओं को दफनाते वक्त उनके कॉफिन में लौंग और कुछ जड़ी बूटियां वगैरह रखते हैं। एक तरह से तो ये बीमारियों को फैलने से रोकने का तरीका है, मगर दूसरी तरफ उनका ये भी मानना है कि ये चीजें कॉफिन में रखने के बाद अगर कोई मरकर जिंदा हो भी गया, यानी वैम्पायर बन भी गया, तो उसकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी और अपनी कब्र से बाहर वो नहीं आ पाएगा। अजीब बात है कि ड्रैकुला को काल्पनिक उपन्यास कहने वाले ब्रैम स्टोकर ने खुद को दफनाने से मना किया था। उनके मृत शरीर को उनकी ही इच्छा के अनुसार जलाया गया था। यूरोप में, जहां उस वक्त क्रिश्चियनिटी का इतना बोलबाला था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इक्का दुक्का ही लोग अपने मरे हुए शरीर को जलाने की बात कहते थे। जितना मुझे याद है, ये पहला हॉरर उपन्यास या कहानी थी जो कि मैंने बचपन में पढ़ी थी, और इसकी कई बातें मुझे आज भी वैसी की वैसी ही याद हैं। अगर इस उपन्यास पर बनी फिल्मों की बात करें, तो सबसे अच्छी फिल्म या फिर ये कहें कि इकलौती फिल्म जो कि इस उपन्यास के साथ न्याय करती है, वो 1992 में आई ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला है, जिसमें मुख्य किरदारों में कियानू रीव्स, विनोना राइडर, मोनिका बेलुची, गैरी ओल्डमैन और स्टीफन हॉपकिंस हैं। इसे डायरेक्ट किया था फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने, जिन्हें बेस्ट ऑफ ऑल टाइम या वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स कहना ठीक रहेगा। ब्रैम स्टोकर ने इस उपन्यास को चिट्ठियों और डायरी एंट्री की तरह लिखा है, और आप भी उसी तरह से इस कहानी को सुनेंगे। हालांकि कहानी को बेहतर समझने के लिए और इसे सही क्रम में सुनाने के लिए मैंने इसमें कुछ बदलाव जरूर किए हैं, पर असल कहानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब ज्यादा वक्त जाया किए बिना कहानी शुरू करते हैं। यह 19वीं सदी का वो वक्त था जब दुनिया के ज्यादातर देशों में इंग्लैंड का ही राज था, और वो खुद को सबसे ज्यादा सभ्य और ताकतवर समझते थे। किसी भी और देश या संस्कृति के लोग और उनकी मान्यताओं का मजाक उड़ाना उनकी आदत थी, और इसके साथ ही उन्हें नीचा दिखाने और उनके भगवानों का मजाक बनाने में उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था। ट्रेन से सफर करना अपने आप में एक इज्जत की बात होती थी, और पूरी दुनिया में ही समाज में भयंकर ऊंच नीच फैला हुआ था। काउंट भी ऐसा ही एक टाइटल था जो कि सिर्फ शाही परिवार के लोगों को ही दिया जाता था।
और वो जिस भी इलाके में रहते थे वो पूरा इलाका उन्हीं की जागीर होता था। देशों के बॉर्डर या सीमाएं आज की तरह नहीं थीं। ना तो वहां पर हर वक्त सेनाएं तैनात रहती थीं और ना ही आज की तरह वहां पर बॉर्डर पर कटीली तारें लगी होती थीं। कहानी के इस भाग का मुख्य किरदार जॉनथन हार्कर एग्जिटर का रहने वाला एक साधारण मगर पढ़ा लिखा नौजवान था, जो कि अब एक रियल एस्टेट कंपनी में मिस्टर हॉकिंस के लिए सॉलिसिटर का काम करता था। एक ट्रेनी से अप्रेंटिस और अप्रेंटिस से सॉलिसिटर बनने के लिए उसने बड़ी मेहनत की थी। उसने अब तक कई छोटे मोटे सौदे तो किए थे, मगर अभी तक कोई बड़ी डील वो नहीं कर पाया था। एक दिन उसके बॉस मिस्टर हॉकिंस ने उसे बुलाया और कहा कि उसे ट्रांसिल्वेनिया जाना होगा। वहां काउंट ड्रैकुला के नाम से एक शाही परिवार का आदमी है, जिसे यहां इंग्लैंड में एक बड़ी सी प्रॉपर्टी खरीदनी है और जॉनथन को उससे मिलकर ये सारी बातें करनी होंगी। मिस्टर हॉकिंस ने उसे यह भी बताया कि वो आने जाने के खर्चों की चिंता बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि इस सब का इंतजाम काउंट ने खुद ही कर दिया है। जॉनथन के करियर की ये पहली बड़ी डील थी, इसीलिए उसने तैयार होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाया। काउंट ने जॉनथन के लिए एक चिट्ठी भी भेजी थी, जिसमें उसे कहा गया था कि उसे कहां कहां कैसे कैसे आना है। मिस्टर हॉकिंस ने जॉनथन से कहा कि यह उसके लिए अच्छा मौका है। वो न सिर्फ इस बड़ी डील से अच्छा कमीशन कमा सकता है, बल्कि काउंट जैसे बड़े आदमी से उसकी जान पहचान हो जाने से समाज में उसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। मिस्टर हॉकिंस अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे। जॉनथन ने उस प्रॉपर्टी और उस डील के हिसाब से सारे कागज तैयार किए और ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकल पड़ा। जॉनथन हार्कर की डायरी 3 मई को शुरू होती है। वो लिखता है कि वो म्यूनिक जर्मनी से रात 8:35 पर ट्रेन पकड़ता है और अगली सुबह जल्दी ही वियना पहुंच जाता है। यहां से उसे बुडापेस्ट निकलना था, जिसकी ट्रेन वो आज ही पकड़ता है। बुडापेस्ट जाकर जॉनथन को एहसास हुआ कि यह जगह कितनी खूबसूरत थी। उसने ट्रेन के अंदर से और बाहर स्टेशन के आसपास घूमकर जितना भी देखा सुना था, उसे वो जगह बहुत ही पसंद आई थी। उसकी ट्रेन यहाँ करीब 1 घंटा देर से आई थी और उसे डर था कि इसी वजह से ट्रेन शायद जल्दी ही यहाँ से निकल जाएगी। इसीलिए वो स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं गया था। जब वो ट्रेन में दोबारा बैठा तो बदलते नजारों को देखकर उसे समझ आया कि ये ट्रेन अब ईस्ट की तरफ जा रही थी। शाम को वो लॉजेनबर्ग पहुंच गया और उसने रात होटल रॉयल में गुजारी। यहाँ उसने एक तरह का चिकन खाया, जो कि वहां का राष्ट्रीय खाना भी था। हालांकि वो काफी तीखा था, पर उसे काफी पसंद आया था। जॉनथन ने उसकी रेसिपी भी अपनी डायरी में नोट कर ली थी। वो सोच रहा था कि इसकी रेसिपी वो अपनी मंगेतर मीना को जरूर बताएगा, जिससे वो उसके लिए ऐसा ही घर पर भी बना सके। इस इलाके में लोग अंग्रेजी में कम ही बात करते थे, मगर जॉनथन को जर्मन भाषा भी अच्छे से आती थी, इसीलिए उसे यहाँ कोई खास तकलीफ नहीं हुई। ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकलने से पहले जॉनथन ने यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की काफी कोशिश की थी, जिससे उसे यहाँ के लोगों और काउंट के साथ रहने और लेन देन करने में कोई परेशानी ना हो। मगर उसे जितनी भी जानकारी मिली थी, वो ये बताती थी कि ट्रांसिल्वेनिया और ईस्ट यूरोप के लोग कई अंधविश्वासों में मानते थे। ट्रांसिल्वेनिया के पास 2 और छोटे से देश, या फिर कहें कि बड़े से इलाके, जैसे कि बुकोविना और मोल्डोविया, कारपाथियन माउंटेन्स की ओट में ही थे। पर जॉनथन जो ढूंढ रहा था वो इन देशों की सीमाएं नहीं थी, बल्कि वो था उसकी मंजिल, कासल ड्रैकुला, जहां उसे पहुंचना था। और उसने अभी तक जितने भी नक्शे देखे थे, उन पर उस कासल का कोई नामो निशान नहीं था। यहां तक कि आर्मी के नक्शों में भी ट्रांसिल्वेनिया के बारे में कुछ साफ साफ नहीं लिखा था।
पर अभी जॉनथन जहां जा रहा था उस शहर का नाम था बिस्ट्रिट्स। इसका यह नाम भी इसे काउंट ड्रैकुला ने ही दिया था। रास्ते में उसे कई अलग अलग संस्कृतियों के लोग भी देखने को मिले, जिन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे। अपने होटल में आज जॉनथन को पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। उसे बड़े ही अजीब तरह के सपने आते रहे और एक कुत्ता उसकी खिड़की के नीचे पूरी रात रोता रहा। कई संस्कृतियों में इसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। खैर, जॉनथन को नींद आते आते बड़ी देर हो गई और इसीलिए उसकी आंख सुबह जरा देर से खुली। कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। यह शायद होटल का स्टाफ ही था। जॉनथन ने नींद में ऊँघते हुए दरवाजा खोला तो स्टाफ का एक आदमी उसके लिए नाश्ता लेकर खड़ा था। हाथ मुंह धोकर जॉनथन ने नाश्ता खत्म किया और तैयार होकर सुबह 8:30 बजे स्टेशन पहुंच गया। मगर ट्रेन आज यहां फिर देर से आई थी। शायद दुनिया के इस इलाके में वक्त की पाबंदी उतनी जरूरी नहीं थी जितनी जर्मनी या ब्रिटेन में। जॉनथन 1 घंटे तक ट्रेन के ही डब्बे में बैठा रहा और सोचता रहा कि क्या वो सही समय पर कासल पहुंच पाएगा। पूरे दिन वो ट्रेन ऐसे इलाकों से गुजरी जहां प्रकृति की खूबसूरती फैली हुई थी। इसके अलावा उसने छोटे छोटे शहर और जहां तहां पहाड़ों पर बने अलग अलग कासल भी देखे, जो दूर से बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। बीच बीच में कुछ एक छोटे छोटे स्टेशंस पर ट्रेन रुकी भी, जहां ज्यादातर लोग उतरे ही मगर ट्रेन में कम ही लोग चढ़े। जॉनथन को ट्रेन के अंदर के माहौल से समझ आ गया था कि अब उसमें ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। ट्रेन को बिस्ट्रिट्स पहुंचते हुए शाम हो गई। जॉनथन ने आसमान की तरफ देखा तो सूरज ढलने वाला था और आसमान हल्का गुलाबी और लाल सा हो गया था। बिस्ट्रिट्स एक ऐतिहासिक शहर था जहां पिछले कई 100 सालों में बहुत सी जंगें हुई थीं। हालांकि जॉनथन बिस्ट्रिट्स पहुंच तो गया था मगर उसे यहां से भी आगे जाना था। काउंट के कहे मुताबिक उसे यहां से बोर्गो पास से होते हुए बुकोविना की सरहद पर पहुंचना था, जहां कासल ड्रैकुला था। काउंट ने जॉनथन को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उसे कहा गया था कि वो बस बोर्गो पास से बुकोविना की सरहद तक आ जाए, बाकी उसे कासल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद वहां तक पहुंच जाएगा। स्टेशन से उतरकर जॉनथन पैदल ही होटल की तरफ निकल पड़ा। काउंट की भेजी चिट्ठी के मुताबिक उसे गोल्डन क्रोन होटल जाना था। कुछ देर पत्थरों पर बने हुए धूमिल रास्तों और उस छोटे से शहर की खूबसूरती को निहारते हुए जॉनथन होटल पहुंच गया। बाहर से देखने पर यह एक बहुत पुराना सा होटल लगता था, जिसकी देखभाल अच्छे से की गई थी। शायद जॉनथन के आने की खबर होटल में पहले ही पहुंचा दी गई थी, इसीलिए एक गोल मटोल सी बुजुर्ग औरत उसके पास आई और उससे उसका नाम पूछा। जॉनथन ने उसे अपने बारे में बताया तो वह उसे अंदर हॉल में ले गई और बैठने को कहा। जॉनथन ने देखा कि वह औरत एक सफेद कपड़े पहने आदमी के कान में कुछ कह रही थी, जो देखने में शायद इस होटल का मैनेजर लगता था, और उसके इशारा करने पर उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। जॉनथन को वो उसके कमरे तक ले गए और एक लिफाफा बंद चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी। जॉनथन ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे दोस्त जॉनथन, कारपाथियन माउंटेन्स में आपका स्वागत है। मैं बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूं। आज की रात आप आराम करें और कल दोपहर 3 बजे बुकोविना के लिए आपकी यात्रा शुरू होगी। आपके लिए पहले ही एक जगह पक्की रख ली गई है। बोर्गो पास से थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको एक बग्घी तैयार मिलेगी।
मैं उम्मीद करता हूं कि लंदन से शुरू हुई आपकी यात्रा आरामदायक रही होगी और आप मेरी इस जमीन पर अपना समय अच्छे से बिताएंगे। काउंट ड्रैकुला। जॉनथन ये चिट्ठी पढ़कर खुश था कि उसके जाने का इंतजाम पहले ही हो चुका है और उसे अब किसी तरह की परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर एक बात थी जो कि उसे थोड़ा परेशान जरूर कर रही थी। वो ये कि उसके होटल का मैनेजर या वो मालिक उससे बार बार उसके सफर के बारे में पूछताछ कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि वो आखिर जा कहां रहा है और काउंट ने उसे चिट्ठी क्यों भेजी है। वो बुजुर्ग औरत दरअसल उस होटल के मालिक की पत्नी थी और वो दोनों ही जॉनथन के बुकोवना जाने के बारे में सुनकर काफी डरे हुए थे। जॉनथन ने जब उन दोनों से काउंट ड्रैकुला और उसके कासल के बारे में पूछा तो उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। जॉनथन ने सिर्फ ये दो नाम ही लिए थे और वो दोनों भगवान को याद करने लगे थे। जॉनथन ने इस बारे में होटल के बार में बैठे कई लोगों से भी बात की, मगर वो काउंट और उसके कासल के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते थे। जॉनथन को आज शाम को ही बुकोविना के लिए निकलना था और उसके पास पूछताछ करने या परेशान होने का वक्त नहीं था। वो अपने कमरे में जाकर अपना सामान तैयार करने लगा। तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जॉनथन ने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर जॉनथन समझ गया था कि उसे शायद बड़ी चिंता थी। शायद इस वजह से क्योंकि जॉनथन उसके बेटे जैसा ही तो था। उसने जॉनथन से पूछा कि क्या आज उसे जाना ही होगा। जॉनथन ने हाँ में जवाब दिया। उस औरत ने दोबारा पूछा कि क्या उसका जाना बहुत जरूरी है, क्या वो कल नहीं जा सकता। जॉनथन ने उसे कहा कि वो किसी काम से बुकोविना जा रहा है और उसे आज निकलना ही होगा। पर जॉनथन मन ही मन सोच रहा था कि उस औरत और उसके पति को आखिर किस बात की चिंता है। वो महिला अपनी टूटी फूटी जर्मन में ही जॉनथन से कहने लगी कि उसे आज उस कासल की तरफ तो क्या बल्कि इस होटल से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। जॉनथन ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है। उस बुजुर्ग औरत ने जॉनथन से कहा कि आज सेंट जॉर्ज डे की शाम है और आज ठीक आधी रात को जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं वो अपने पूरे उफान पर होती हैं। आज की रात उस कासल की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। वो शायद जॉनथन को आगाह करने की कोशिश कर रही थी, जिसे जॉनथन समझ नहीं पा रहा था। उसने जॉनथन से पूछा कि क्या उसे ठीक से पता भी है कि वो कहां और किससे मिलने जा रहा है। जॉनथन ने उस औरत को समझाने की कोशिश की, मगर वो मान नहीं रही थी। वो औरत दरवाजे पर ही घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी। उसने अपने गले से एक जीसस क्राइस्ट का लॉकेट उतारकर जॉनथन के गले में डाल दिया। ये एक चांदी का लॉकेट था। जॉनथन सोच रहा था कि सच में उस औरत को उसकी इतनी चिंता है कि उसने उसे इतना कीमती लॉकेट यूं ही दे दिया। जॉनथन वो लॉकेट लेना तो नहीं चाहता था, पर उस औरत की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी कोई अच्छी बात तो नहीं थी। उसने अपने गले में उस लॉकेट को अपनी शर्ट के अंदर ही कर लिया। जॉनथन ने उसे उठाया और अपने बिस्तर पर बिठा दिया। वो औरत अब भी रो रही थी। जॉनथन ने उसे चुप किया और अपना सामान उठाकर वहां से जाने लगा। जाते हुए उस औरत ने पीछे से कहा, तुम्हारी मां की खातिर क्राइस्ट तुम्हारी रक्षा करे। जॉनथन होटल के बाहर खड़ा बोर्गो पास के लिए निकलने वाली बग्घी का इंतजार कर रहा था। शायद होटल में किसी ने जॉनथन और उस औरत को बात करते हुए सुन लिया था और इसीलिए जॉनथन के आसपास बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। सब लोग उसे जैसे घेर कर खड़े हो गए थे,
पर कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। आज हुए इन अजीब वाक़यों ने जॉनथन को भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसकी बग्घी आ गई। ये एक बड़ी सी बग्घी थी जिसमें 4 ठीक ठाक सेहत वाले घोड़े बंधे हुए थे। उस बग्घी को जो आदमी चला रहा था वो देखने में बड़ा तगड़ा सा मगर विनम्र स्वभाव का आदमी था। वो जॉनथन को देखते ही समझ गया था कि यही वो आखिरी सवारी है जिन्हें बोर्गो पास जाना है। उसने जॉनथन को झुककर सलाम किया और खुद ही सामान उठाकर बग्घी के ऊपर बनी जगह पर रख दिया। जॉनथन बग्घी के अंदर गया तो वहां 2 सवारियां और बैठी थी। ये दोनों देखने में पति पत्नी लग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने अपनी हैट झुकाकर जॉनथन का स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। जॉनथन को भी थोड़ा संतोष तो था कि इन अनजान रास्तों और कम आबादी वाले इलाके में कम से कम उसे अकेले सफर तो नहीं करना पड़ेगा। जॉनथन को बग्गी में बैठे कुछ पल हो गए थे, पर उसका गाड़ीवान अभी बाहर ही खड़ा था। उसने खिड़की से देखा तो गाड़ीवान उसी बुजुर्ग औरत से कुछ बात कर रहा था। वो औरत उस गाड़ीवान को शायद कुछ समझा रही थी और गाड़ीवान के चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। जॉनथन उनकी पूरी बात तो नहीं सुन पाया, मगर उसने कुछ शब्द जरूर सुन लिए थे। वो शब्द थे ऑरडॉग, पोकोल, स्ट्रेगोइका, व्रोलॉक और वोकोस्लैक। जॉनथन ने जल्दी से अपनी जेब से एक डिक्शनरी निकाली और उन शब्दों का मतलब ढूंढने लगा। और जब उसे इन शब्दों का मतलब पता चला तो वो सन्न रह गया। ऑरडॉग का मतलब था शैतान, पोकोल का मतलब था हेल, स्ट्रेगोइका का मतलब था विच और व्रोलॉक और वोकोस्लैक का मतलब था वैम्पायर। ये लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे थे? अभी तक खुशनुमा व्यवहार वाला वो गाड़ीवान अब जैसे थोड़ा परेशान मालूम पड़ रहा था। उस औरत और गाड़ीवान दोनों ने अपने ऊपर क्रॉस का निशान बनाया और वो गाड़ीवान बग्घी पर आकर बैठ गया। चलने से पहले उस गाड़ीवान ने जोर से कहा, प्रभु यीशु की जय हो। ड्राइवर के इतना कहते ही बग्घी में बैठे उन पति पत्नी ने भी अपने ऊपर क्रॉस का निशान बनाया। वैसे तो जॉनथन क्रिश्चियन ही था, पर वो ज्यादा चर्च वगैरह नहीं जाता था। वो सोच रहा था कि यहाँ के लोग भगवान और शैतान दोनों में ही कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। कासल पहुंचने पर वो जरूर काउंट से इन सब बातों के बारे में पूछताछ करेगा। जब बग्घी चल पड़ी तो जॉनथन को होटल के बाहर खड़े वो बुजुर्ग आदमी, औरत और बाकी लोग दिखाई दिए, जो कि उसकी तरफ बड़े ही दया के भाव से देख रहे थे। और वहां मौजूद सभी लोग बार बार अपने ऊपर क्रॉस का निशान बना रहे थे और 2 उंगलियां जॉनथन की तरफ भी कर रहे थे। जॉनथन की किस्मत अच्छी थी कि बग्घी में बैठे पति पत्नी को अच्छी अंग्रेजी आती थी और उन्होंने ही जॉनथन को बताया कि ये 2 उंगलियां जो उन्होंने जॉनथन की तरफ की है, इसे वो एक तरह का आशीर्वाद ही समझे। ये बुरी शक्तियों से उसकी रक्षा करेंगी। बग्घी अब चलते चलते कुछ दूर आ गई थी, मगर जॉनथन को अभी भी वो छोटा सा होटल और वहां मौजूद सभी लोग याद आ रहे थे। सूरज अभी ढला नहीं था और वो बग्घी सपाट खूबसूरत घास के मैदानों के बीच से होती हुई चली जा रही थी। उस पतली सी पत्थरों से बनी हुई सड़क के दोनों तरफ तरह तरह के फलों से लदे हुए पेड़ लहरा रहे थे। बीच बीच में 1-2 बग्घियों पर कुछ किसान जॉनथन को अपने खेतों से वापस आते भी दिखाई दिए। जॉनथन ने उनके हाथों में पकड़े हुए औजार देखकर उन्हें पहचान लिया था, पर यहां भी एक अजीब बात थी। उन्होंने अपने गले में बड़े बड़े क्रॉस लटका रखे थे। वो क्रॉस असाधारण रूप से बड़े थे। ऐसा लगता था कि वो क्रॉस पहनने का उनका मकसद सिर्फ उन्हें पहनना ही नहीं,
बल्कि ये था कि वो दूर से ही किसी को भी दिख जाए। बग्घी का गाड़ीवान अभी तो बड़े आराम से घोड़े हाँक रहा था, पर जैसे जैसे क्षितिज पर सूरज मध्यम हो रहा था, वो थोड़ा हड़बड़ाहट में लग रहा था। हालांकि बर्फ से ढके वो ऊंचे पहाड़ ढलते सूरज की उस शाम को बेहद ही खूबसूरत बना रहे थे। अब तक सूरज लगभग ढलने वाला था और वो बग्घी अब बोर्गो पास के नीचे आ चुकी थी। ये पहाड़ के बीच से जाता हुआ एक बहुत ही पतला सा रास्ता था, जिसके एक तरफ तो सीधी खड़ी चट्टानें थीं और दूसरी तरफ एक गहरी खाई, जिसके अंदर झांकने की हिम्मत शायद उस बग्घी में मौजूद किसी की भी नहीं थी। वो रास्ता थोड़ा चढ़ाई पर था और वहां घोड़े भी थोड़े तनाव में लग रहे थे। उनकी तेज चलती भारी सांसों की आवाज से साफ समझ में आ रहा था कि वो इस रास्ते पर चलना नहीं चाहते। कुछ एक जगह पर चढ़ाई थोड़ी कठिन थी, जहां बग्घी बिल्कुल धीमी हो जाती थी। जॉनथन ने गाड़ीवान से कहा कि क्या वो कुछ देर नीचे उतरकर बग्घी के साथ चल सकता है। इससे घोड़ों को चलने में थोड़ी आसानी होगी। मगर गाड़ीवान ने उसे साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यहां नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ के जंगली कुत्ते बहुत खतरनाक हैं और उनके किसी झुंड ने अगर उन पर हमला कर दिया तो आगे भगवान ही मालिक होगा। बग्घी में बैठे बाकी लोगों ने भी गाड़ीवान की बात को सही ठहराया और जॉनथन को बाहर जाने से मना किया। अब तक अंधेरा गहरा चुका था और बग्घी में बैठे लोग गाड़ीवान से बार बार कह रहे थे कि वो जरा तेजी से रास्ता तय करे। गाड़ीवान भी उनकी बात में हामी भर रहा था और उसने हवा में अपना चाबुक जरा जोर से घुमाया। उसके ऐसा करते ही वो घोड़े, जो अभी तक थोड़े थके हुए लग रहे थे, जाने कहां से उनमें इतनी ताकत आ गई कि वो और तेजी से दौड़ने लगे। वो रास्ता अब और भी पतला होता जा रहा था, मगर बग्घी में बैठे कुछ लोग खुश से नजर आ रहे थे। शायद उनकी मंजिल नजदीक ही थी। उनके उतावलेपन को देखकर लग रहा था जैसे बग्घी के रुकते ही वो दौड़ पड़ेंगे। जैसे ही वो बग्घी बोर्गो पास से बाहर निकली तो वहां का मौसम बिल्कुल अलग था। अभी तक जो सुहाना मौसम जॉनथन ने देखा और महसूस किया था, वो पहाड़ के इस तरफ बिल्कुल तूफानी और बारिश वाला था। उन काले बादलों को देखकर लगता था वो किसी भी पल बरस पड़ेंगे। जॉनथन भी हैरान था कि पहाड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर मौसम कितना ज्यादा बदल जाता है। वो अभी खिड़की से बाहर झांकते हुए काउंट के भेजे हुए आदमी को ढूंढ रहा था, जो उसे कासल तक ले जाने वाला था। पर उस अंधेरे इलाके में उसे कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ दो ही टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दे रही थीं, जो कि बग्घी पर लगी हुई दो लालटेन की थी। रास्ता अब कुछ सीधा हो गया था और जॉनथन के साथ बैठे लोगों के चेहरे देखने से लग रहा था कि उनकी मंजिल अब नजदीक ही थी। तभी गाड़ीवान पीछे पलटा और उसने धीरे से कहा कि वह लगभग 1 घंटा पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। उसके साथ बैठे लोग ये सुनते ही बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि जॉनथन की किस्मत आज अच्छी है। वो अब 1 घंटा इस वीराने में कहां रुकेगा, उसे उनके साथ ही चलना चाहिए और कासल वो कल सुबह भी तो जा सकता है। जॉनथन हैरान था कि उसके आज कासल ना जाने से वो अनजान लोग इतना खुश क्यों थे। वैसे वो लोग बात तो ठीक ही कर रहे थे। इस वीराने में वो कहां जाएगा, और रहा कासल ड्रैकुला जाने का सवाल, तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा। जॉनथन तो यहां कल भी आ सकता है। जॉनथन अभी ये सोच ही रहा था कि उसे पीछे से आती हुई घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। वो आवाज मामूली नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भारी भरकम घोड़े अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। कुछ ही पलों में
एक बड़ी सी काली बग्घी उनके बगल से तेजी से गुजरी और ठीक उनके आगे आकर रुक गई। जॉनथन समझ गया था कि यह जरूर काउंट ने ही उसके लिए भेजी होगी। उस बग्घी को देखते ही गाड़ीवान और जॉनथन के साथ बैठे लोग सहम गए। न जाने वो किस बात से डर रहे थे। जो बड़ी सी बग्घी वहां आकर रुकी थी वो बहुत शानदार थी। उसे देखने से ही लग रहा था कि वो किसी राजा या काउंट जैसे ही किसी बड़े आदमी की ही होगी। उसमें 4 घोड़े बंधे हुए थे जो कि आम घोड़ों से बहुत बड़े और ताकतवर मालूम होते थे। जॉनथन ने इतने शानदार घोड़े लंदन या स्कॉटलैंड में भी नहीं देखे थे। उस बग्घी के गाड़ीवान ने बैठे बैठे ही जॉनथन की बग्घी के गाड़ीवान से कहा, आज तुम जल्दी आ गए। लगता है तुम हमारे मेहमान को अपने साथ ही ले जाना चाहते थे। मेरे दोस्त, मेरे घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो आवाज बड़ी ही डरावनी थी। जॉनथन का गाड़ीवान हकलाते हुए बोला, वो हम आज होटल से थोड़ा जल्दी निकल गए थे, इसीलिए थोड़ा जल्दी आ गए। जॉनथन के साथ बैठी उस औरत के मुंह से ये शब्द निकल गए, डेन डाई टॉटेन वेटेन श्नल। जर्मन में इसका मतलब होता है फॉर द डेड ट्रेवल फास्ट, यानी मरे हुए लोग तो कभी भी कितनी भी तेजी से कहीं भी आ जा सकते हैं। वो भारी आवाज वाला गाड़ीवान धीरे से हंसा। जॉनथन अब तक अपनी बग्घी से बाहर आ चुका था। उसके साथ बैठे लोगों के चेहरे देखने से लग रहा था कि वो नहीं चाहते थे कि जॉनथन वहां से जाए, पर उनके मुंह से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। जॉनथन के उतरते ही वो गाड़ीवान अपनी बग्घी से उतरा और उसके पास आया। जॉनथन उसे देखता ही रह गया। वो आदमी असाधारण रूप से लंबा था। वो आदमी इतनी भारी भरकम कदकाठी का था कि अच्छे अच्छे पहलवान भी उसके सामने बौने नजर आते। उसने एक बड़ी सी हैट लगाई हुई थी और उसका लबादा, जो कि यूरोप में पहना जाने वाला एक लंबा सा कपड़ा होता है जो कि कंधों से शुरू होकर पैरों तक जाता है, उससे उसका चेहरा लगभग छिपा हुआ था। हाँ, उसकी लंबी दाढ़ी जरूर जॉनथन को दिखाई दे रही थी। वो आदमी जैसे ही जॉनथन के पास आया तो बग्घी में बैठे उन पति पत्नी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और वो दबी आवाज में शायद कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगे। उस आदमी के आते ही वहां का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया था। कोई भी ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही अपनी जगह से हिल रहा था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर दुबक कर बैठे हुए थे। उस गाड़ीवान ने जॉनथन को झुककर सलाम किया। वो जब मुस्कुराया तो उसके वो मोती जैसे चमकदार तेज दांत देखकर जॉनथन के जहन में एक सिहरन सी दौड़ गई। जॉनथन अपना सामान बग्घी से उतारने ही वाला था कि वो गाड़ीवान बोला, आप परेशान ना हो। काउंट ने मुझे आपका खास ख्याल रखने के लिए कहा है। ये सब काम आप मुझे करने दें। ये कहते ही उसने अपने लबादे में से अपना हाथ निकाला और जॉनथन का हाथ पकड़कर उसे अपनी बग्घी में बिठा दिया। गजब की ताकत थी उसके हाथों में। जॉनथन को महसूस हुआ कि उसकी कलाई पर बनी वो पकड़ इंसानी हाथ की नहीं बल्कि फौलाद की थी। उसने तेजी से जॉनथन का सामान बग्घी पर रखा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बग्घी के चलते ही जॉनथन को एक झटका सा लगा। वो घोड़े 2 पल में ही जैसे इतनी रफ्तार पकड़ लेंगे, जॉनथन को उम्मीद नहीं थी। तेजी से बग्घी को दौड़ाते हुए वो गाड़ीवान जरा पीछे मुड़ा और बोला, कासल पहुंचने में हमें कुछ देर लगेगी।
आपकी सीट के नीचे एक स्लाइवोविट्स ब्रांडी की बोतल रखी हुई है। आप चाहें तो अपना मन बहलाने के लिए इसे पी सकते हैं। यह यहाँ की सबसे महंगी शराब है। जॉनथन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसे आज शाम का ये सफर बड़ा अजीब लग रहा था। होटल में मिले वो लोग और बग्घी में उसके साथ बैठे उन पति पत्नी का व्यवहार इतना अजीब क्यों था? आखिर वो क्यों जॉनथन को आज रात यहां आने से मना कर रहे थे? आखिर ऐसा भी क्या डर? अब काउंट इस इलाके का मालिक है, क्या वो एक बुरा आदमी है? जॉनथन इन सवालों का जवाब मन ही मन ढूंढ रहा था कि उसका ध्यान उस बग्घी के तेजी से एक तरफ मुड़ने से टूटा। शायद उस गाड़ीवान ने किसी रास्ते पर बग्घी को घुमा दिया था। कुछ देर सीधे चलने के बाद गाड़ीवान ने बग्घी को एक पूरे गोल चक्कर में घुमाया। जॉनथन को शक हुआ कि वो लोग एक ही जगह पर बार बार घूम रहे थे। उसने खिड़की पर लगा पर्दा हटाया और कुछ ही पलों में उसका ये शक भी यकीन में बदल गया। जॉनथन ने रास्ते के पास पड़ी हुई एक बड़ी सी चट्टान को 2-3 बार देखा और वो समझ गया कि ये गाड़ीवान उसे गोल गोल घुमा रहा है। पर वो ऐसा क्यों कर रहा था, इसका जवाब जॉनथन के पास नहीं था। कहीं वो कासल जाने के उसके समय में कुछ देरी तो नहीं करना चाहता। वो अभी भी चुपचाप बैठा रहा। जॉनथन ने अपने कोट की जेब से घड़ी निकाली और एक माचिस जलाई। घड़ी में अभी 12:02 हो रहे थे। वो बग्घी अब एक सीधे रास्ते पर जा रही थी, जिसका जॉनथन को संतोष था। वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि रास्ते में शायद कोई भेड़िया या जंगली कुत्ता वहां बैठा रो रहा था। वो एक आवाज धीरे धीरे कई आवाजों में बदलती चली गई। इस माहौल में ये आवाजें बड़ी ही भयानक लग रही थीं। जॉनथन को भी थोड़ा डर तो लग रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं भेड़ियों के झुंड ने घोड़ों पर हमला कर दिया तो वो क्या करेगा। ये गाड़ीवान काफी ताकतवर तो लगता है, पर क्या ये जंगली जानवरों से अकेले लोहा ले सकता है? ये आवाजें सुनकर घोड़े भी थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके नथनों से निकलती भारी सांसें इशारा कर रही थी कि उन्हें भी कुछ खतरा तो महसूस हो गया था। हालांकि ठीक इसके उलट वो गाड़ीवान बड़े आराम से बैठा बस घोड़ों को हाँक रहा था। उन्हें चलते हुए करीब 1 घंटा हो गया था और शायद वो घोड़े पहाड़ की चढ़ाई की वजह से थोड़ा थक से गए थे। उस गाड़ीवान ने बग्घी को धीमा किया और एक तरफ रोक दिया। वो उस बग्घी से नीचे उतरा। उसने घोड़ों को पानी पिलाया और अचानक पता नहीं कहां उस अंधेरे में गुम हो गया। यह सब इतना तेज हुआ था कि जॉनथन को उसे टोकने तक का मौका नहीं मिला। पता नहीं बीच रास्ते में वो गाड़ीवान कहां गया था और क्यों गया था। उसका वो बग्घी को एक ही जगह पर गोल गोल घुमाना और अब अचानक गायब हो जाना जॉनथन की समझ से तो बाहर था। जॉनथन अभी उसी उधेड़ बुन में था कि उसे लगा कि उसकी बग्घी के आसपास कोई है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो 8-10 भेड़ियों के एक झुंड ने उसकी बग्घी को घेर लिया था। जॉनथन ये देखकर काफी डर चुका था और वो घोड़े मानो खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाने को तैयार थे। अचानक वो गाड़ीवान जाने कहां से वहां आ गया और उसे देखते ही वो भेड़िए जैसे पीछे हटने लगे। क्या वो उससे डर रहे थे? पर क्यों? आखिर ये इतने भयानक जानवर जिनके झुंड के आगे सैनिकों की एक टोली भी अपना रास्ता बदल देती हो, वो इस अकेले गाड़ीवान के सामने खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे? उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उन्हें जैसे एक इशारा सा किया। वो सारे भेड़िए तुरंत ही वहां से निकल गए। जॉनथन ने इस सब की उम्मीद नहीं की थी। वो जब से इस इलाके में आया था
ऐसी ऐसी चीजें उसे देखने और महसूस करने को मिली थी कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो गाड़ीवान वापस बग्घी पर बैठा और बिना कुछ बोले उसने घोड़े दौड़ा दिए। इस बार जॉनथन एक सीधे रास्ते पर चला जा रहा था। बीच बीच में बादलों में छिपा चांद भी बाहर निकलता, जिससे आसपास अच्छी खासी रोशनी हो जाती और जॉनथन को ठीक से उस गाड़ीवान की पीठ दिखाई देती। उस बग्घी को चलाता हुआ वो गाड़ीवान बड़ा ही रौबदार लग रहा था। जॉनथन को उसके लबादे के ऊपर से भी उसका वो भारी भरकम मगर घटा हुआ शरीर समझ में आ रहा था। देखते ही देखते जॉनथन एक बड़े से अहाते में पहुंच गया। ये शायद कासल ड्रैकुला ही था। वो बग्घी अंदर जाकर रुकी और गाड़ीवान ने बग्घी का दरवाजा खोला। उसने जॉनथन का सामान नीचे उतारा और कहा, जॉनथन सर, कासल ड्रैकुला में आपका स्वागत है।